तो एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं समष्टि अर्थशास्त्र बीए बीकॉम में कि आय विधि संबंधी सावधानियां क्या होती है। देखो, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज जरूर सुन लेना कि हमने मूल्य वृद्धि विधि, जिसको उत्पादन विधि, उत्पाद विधि या वर्धित मूल्य वृद्धि विधि भी कहते हैं, ये हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। अगर जो इस वीडियो को देखना चाहते हैं, मैं तो देखो, आप अगर इस वीडियो से भी स्टार्ट करोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत तो है नहीं वैसे। बट मैं फिर भी चाहता हूं कि आप मेरी बात माने और पहले मूल्य वृद्धि विधि जो संबंधित सावधानियां थी पहले आप उसे खत्म करें। यानी इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई हुई है आप पहले उसे खत्म करें, उसे समझें और उसके बाद इसे करें तो ज्यादा बढ़िया है। सबसे ज्यादा वो पूछा जाता पेपर में, उसके बाद सेकंड नंबर पे ये पूछा जाता है, देन उसके बाद व्यय विधि संबंधी सावधानियां भी पूछा जाता है कई बार पेपर में। तो इसके बाद मैं उसको कराऊंगा, ठीक है ना। तो पहले आप उसे पढ़ के आइए। जब आप उसको पढ़ के आओगे, इसको फिर इसके मतलब उसको पढ़ोगे पहले, फिर इसको पढ़ोगे तो फिर ये आपको काफी आसान लगेगा पढ़ने में, क्योंकि काफी सारे पॉइंट क्या है मैच करेंगे आपके। समझ में आ गया? तो स्टार्ट करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र बीए बीकॉम क्लास 12th के लिए भी ये सेम पॉइंट है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है बेटा इसमें, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स में देखो हमारा आय विधि संबंधी सावधानी क्या क्या होती है। तो पहला पॉइंट क्या हमारा, हस्तांतरित आय। पहला पॉइंट है हमारा हस्तांतरित आय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसफर इनकम, यानी एक पक्षीय आय, एक पक्षीय, ठीक है ना। जैसे बेरोजगारी भत्ता, यानी आप मान लो खाली बैठे थे, बेरोजगार बैठे थे और सरकार आपको कुछ खाने पीने का सामान दे रही है, खाने पीने के लिए पैसे दे रही है, उसको कह रहे हैं बेरोजगारी भत्ता। या जेब खर्च, जिसको हम कहते हैं पॉकेट मनी, आपको पॉकेट मनी मिल रहा है। अगर आपके पापा आपको पॉकेट मनी दे रहे तो आप क्या उसके बदले कुछ आप कुछ काम कर रहे हो? नहीं कर रहे हो, तो वो भी एक तरफा होता है। बेरोजगारी भत्ता यानी आप खाली बैठे थे, आपको खाने पीने के लिए पैसे मिल रहे हैं, वो भी एक तरफा होता है, ठीक है ना। वृद्धावस्था पेंशन, वृद्धावस्था मतलब आप बूढ़े हो गए, बूढ़े होने के बाद आपको पता है एक पेंशन आपको मिलती है, ठीक है, 1500, 1000 या 2000 रुपए महीना जो भी मिलता है वो वृद्धावस्था पेंशन होती है, ठीक है ना। ये भी बिना कुछ किए मिलती है, तो ये भी क्या एक तरफा होती है। बात समझना, हस्तांतरण मतलब एक तरफ वाली। आप बोलोगे नहीं वृद्धावस्था तो यार काम करके मिलती, बेटा नहीं, वो रिटायरमेंट होती है। बात को समझना, पेंशन दो तरह की होती है, एक होती है ओल्ड एज, ओल्ड एज मतलब बुढ़ापे वाली वृद्धावस्था पेंशन, और एक होती है रिटायरमेंट पेंशन। रिटायरमेंट काम करके मिलती है, इसलिए उसको यहाँ पे नहीं लेते, वो हस्तांतरित नहीं होती, वो कारक आय होती है। जो काम करके मिलती है वो कारक आय होती है, और जो बिना काम करे मिलती है उसको बोलते हैं वृद्धावस्था पेंशन, नहीं हस्तांतरित आय। अंतर होता है दोनों में, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, हस्तांतरित आय जैसे बेरोजगारी भत्ता, जेब खर्च हो गया आपका यानी पॉकेट मनी, वृद्धावस्था पेंशन हो गया, छात्र वृत्तियां हो गया, दानवान मिल जाता आपको, ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना। आदि को राष्ट्रीय आय हो चाहे घरेलू आय हो, छात्र वृत्तियां मतलब होता है बेटा स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप हो जाता है ना, छूट वूट मिल जाती है इसमें, फिर पढ़ाई वढ़ाई में या किसी चीज में, है ना। तो आदि को राष्ट्रीय आय घरेलू आय में शामिल नहीं किया जाता। बेटा ध्यान से समझना क्या लिखा हुआ है। तो इनको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि यह केवल एक पक्षीय होता है, यानी सिर्फ एक तरफ होता है, एक तरफ से होता है। इसके बदले में आप दूसरे वाले जो देने वाला है उसको कुछ नहीं मिलता, ठीक है ना। इसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में कोई मूल्य वृद्धि नहीं होती। पहला पॉइंट को ध्यान से समझना। इसको होता क्या है, पहले तो हस्तांतरित का मतलब क्या होता है, बात को समझो। जैसे मान लो आप अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में गए, आपने अगर अपने दोस्त को गिफ्ट दिया तो यह आशा मत रखना कि वो आपको केक खिलाएगा, या उसने आपको केक खिलाया तो आपका दोस्त ये आशा नहीं रखेगा कि आप उसको गिफ्ट दोगे ही दोगे। यानी हस्तांतरित का मतलब होता है जो एक तरफा हो, यानी एक तरफ से हो सिर्फ। अगर मान लो आपके गेट पर आता है कि आज शनिवार का दिन है बेटा, एक कटोरी क्या है तेल दान दे दो, समथिंग कोई आता होगा शनिवार के दिन आपके यहाँ, तो अगर आप मतलब एक कटोरी अगर तेल दान में देते हो तो क्या उसकी धोती पकड़ लेते हो क्या कि मैंने तुझे एक कटोरी तेल दिया है, अब चल तू भी मुझे कुछ ना कुछ दे, ऐसे करते हो क्या? नहीं। आज अमावस्या का दिन है बेटा, एक कटोरी चावल दे दो, अगर आपने एक कटोरी चावल दे दिया क्या उसके बदले को उसको पकड़ के मारते हो कि नहीं मुझे भी कुछ दे तू? नहीं, ऐसा तो नहीं करते ना। तो हस्तांतरित क्या होता है, एक तरफा होता है, एक तरफा आय को कभी भी शामिल नहीं करते। बट वहीं पे जो कारक आय होती है, कारक आय दो तरफा होती है बेटा, कुछ करके मिलती, काम करके मिलती है ना, तो इसलिए वो शामिल होती है। तो कारक आय शामिल होगी, हस्तांतरित आय कभी शामिल नहीं होगी। तो समझ में आ गया। तो हस्तांतरित आय जैसे बेरोजगारी भत्ता, जेब खर्च, छात्रवृत्तियां, ठीक है, वृद्धावस्था पेंशन, दान वान, ऐसी टाइप की चीजें राष्ट्रीय आय घरेलू आय में शामिल नहीं होती। ये एक पक्षीय होती है, एक तरफा होती है, और इसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में कोई मूल्य वृद्धि नहीं, मूल्य में कोई वृद्धि नहीं होती अर्थव्यवस्था में। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। मैं टाइम लगा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, अच्छे से।
पॉइंट नंबर 2 से बेटा सेम है, ठीक है, वहां भी पढ़ा था हमने थोड़ा बहुत। गैर कानूनी कार्यों से प्राप्त आय, मान लो अब आपकी आदत जो है ना बेटा वो चोरी करने की है, चोरी करके आप पैसा कमाते हो, या जुआ खेलने की, गैम्बलिंग वैम्बलिंग करने की आदत है आपकी, तो ऐसी इनकम को तो देखो नाम से पता है चोरी डकैती अगर आप करते हो तो ऐसे को राष्ट्रीय आय घरेलू आय में शामिल नहीं करोगे, ठीक है ना, क्योंकि इस प्रकार की आय का कोई अनुमान, जो ठीक अनुमान होता है ना वो उपलब्ध नहीं होता, यानी एक तरह से बोलूं तो काला धन होता है ये, ठीक। अब काला धन मतलब वो मत करते ना, काला ब्लैक मनी मतलब ऐसा मनी जिसका कोई परफेक्ट आपको सोर्स पता नहीं होता, बस जमा करके रखा होता है ना वो, तो काला धन की बात कर रहा है, ब्लैक मनी, है ना, बहुत मूवीज देख ली होगी अब तक तो आपने इसके ऊपर। तो गैर कानूनी जो कार्यों से प्राप्त आय होती है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते, याद रखना, ठीक है ना। और दूसरा हस्तांतरित आय को भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। तो 2 पॉइंट समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 3, अचानक प्राप्त आय या लाभ, अगर आपको अचानक से, क्या अचानक से प्राप्त आय या लाभ, जैसे मान लो लॉटरी से प्राप्त आय, अब आपने लॉटरी खेली और एकदम से मान लो करोड़ों जीत गए, 1 करोड़ रुपए जीत गए मान लो, ठीक है ना, या फिर घोड़ों की दौड़ जिसको हम कहते हैं घुड़दौड़, अब घोड़ों की दौड़ पे आपने पैसे लगाए, अब मान लो यहाँ पे तो भाई घोड़ों की दौड़ होती नहीं है हमारी गलियों आसपास, मान लो आप खाली वेले बैठे थे, गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हुई है, आपने 4-5 कुत्ते पकड़े, कुत्तों की गलियों में दौड़ लगा रहे हो और पैसे जीत रहे हो भाई, ठीक है। कुत्ते की दौड़ की बात वैसे करते नहीं है, मजाक में एग्जांपल ले रहे हैं, बट मान लो आप कुत्तों की दौड़ पे पैसे लगा के जीत रहे हो भाई, खूब पैसे जीत रहे हो, तो ऐसे पैसे को भी नहीं लेना उसने बोला। यानी अगर आप लॉटरी से जीत रहे हो, घोड़ों की दौड़, ऊंटों की ऊंट जो दौड़ लगाते हैं, ठीक है ना, इन पे पैसा लगा रहे हो, यानी एकदम से अगर इस टाइप की अगर आप पैसे जीतते हो तो उनको भी राष्ट्रीय आय और घरेलू आय में शामिल नहीं करेंगे, उसने बोल दिया, क्योंकि इनके कारण अर्थव्यवस्था में कोई मूल्य वृद्धि नहीं होती पहली बात तो, और इनका उत्पादन की क्रियाओं से कोई लेना देना भी नहीं होता, और ना ही इनका उत्पादन की क्रियाओं से कोई लेना देना होता है, कोई लेना देना नहीं हुआ भाई, कोई उत्पादन किया, अबे कुत्ते तो दौड़ा रहे थे, घोड़े तो दौड़ा रहे थे, कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी में कोई पार्टिसिपेट किया नहीं किया। तो 3 पॉइंट तो भाई ध्यान समझो। पहला पॉइंट, हस्तांतरित आय, जो कि एक तरफा आय होती है, जो सिर्फ आपको मिली आपने उसके बदले कुछ दिया तो है नहीं, जैसे बेरोजगारी भत्ता आपको सिर्फ मिला आपने कुछ दिया नहीं, ठीक है, आपको वृद्धावस्था पेंशन मिली, आपको छात्रवृत्तियां मिली। अब मिली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई ये आय संबंधी है, तो आपको मिला आप ये समझ लो, ठीक है ना। तो बेरोजगारी भत्ता मिला, आपने कुछ दिया नहीं, छात्रवृत्ति आपको जेब खर्च मिला, आपको क्या नाम है ये, और क्या पढ़ा था हमने इसमें, जेब खर्च हो गया, बेरोजगारी भत्ता हो गया, वृद्धावस्था पेंशन हो गया, छात्रवृत्ति हो गया, दान मिला, ठीक है ना। तो इस टाइप को कभी भी राष्ट्रीय आय में शामिल है घरेलू आय में शामिल नहीं करते, क्योंकि एक पक्षीय होता है और इससे कोई मूल्य वृद्धि नहीं होती अर्थव्यवस्था में। क्लियर हो गया, अर्थव्यवस्था में कोई भी मूल्य वृद्धि नहीं होती। पॉइंट नंबर 2, फिर हमने कहा कि गैर कानूनी कार्यों से प्राप्त जो आय होती है, चोरी डकैती, ठीक है, जुआ खेल करके जो होती है, ऐसे को भी शामिल नहीं करते, क्योंकि इनका सही अनुमान जो है लगा पाना मुश्किल होता है। एक तो पहले तो लिखा है इस प्रकार की आय का कोई अनुमान उपलब्ध नहीं होता, इसको काला धन कहता है, गैर कानूनी आय होती है, इसको अवैध माना जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा अचानक प्राप्त जो आय होती है, लाभ, इसको भी शामिल नहीं करते, जैसे लॉटरी से प्राप्त आय, घोड़ों की दौड़ यानी घुड़दौड़ से प्राप्त आय होती है, इसको भी शामिल नहीं करते, ना ही राष्ट्रीय आय ना ही घरेलू आय कहीं भी शामिल नहीं करते, ये याद रखना। क्यों नहीं करते, क्योंकि इसका क्या बोला, अर्थव्यवस्था में मूल्य वृद्धि से कोई लेना देना है नहीं, कोई मूल्य में वृद्धि तो अर्थव्यवस्था में इसने किया नहीं है। और नंबर 2, उत्पादन की क्रियाओं से भी कोई लेना देना इसका है नहीं। तो 3 पॉइंट समझ में आगे के 2 पॉइंट मूल्य वृद्धि से रिलेटेड है। कौन सा पॉइंट पढ़ा था मूल्य वृद्धि में, पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय, मैंने बताया था पुरानी वस्तु के क्रय विक्रय को, जो पुरानी वस्तु होती है उनके जो क्रय विक्रय होता है, ठीक है, उनसे जो क्रय विक्रय से होने वाली आय को राष्ट्रीय घरेलू आय में शामिल नहीं करते। मैंने पहले पढ़ाया था क्यों नहीं करते, क्योंकि जब वो पहली बार जब क्या लिखा है, क्योंकि इनके मूल्य को उस वर्ष ही शामिल किया जाता है जब जिसमें इनका उत्पादन हुआ था, जब पहली बार इनका उत्पादन हुआ होगा तभी ये शामिल हो गए होंगे, तो बार बार थोड़ी ना करेंगे। तो ये पॉइंट मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, याद आ रहा है ना। तो हमने क्या बोला था कि पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय से प्राप्त, यानी पुरानी वस्तु अगर है, पुराना मकान अगर है, पुरानी वस्तु है, पुरानी मकान है, यानी पूंजीगत वस्तु अगर वो है, तो उससे होने वाली आय को राष्ट्रीय आय घरेलू आय में शामिल नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि इनके मूल्य को उस वर्ष में ही शामिल कर लिया गया होगा जब वो पहली बार उत्पादित हुई होगी। क्लियर है। बट हाँ, इन पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय के ऊपर जो व्यापारियों का जो कमीशन होता है, दलालों का जो कमीशन होता है या दलाली होती है, उसको हम शामिल करते थे, हम याद होगा, ये वाला शामिल होता है बस,
ठीक है ना, क्योंकि दलाली और कमीशन से जो प्राप्त राशि होती है वो एजेंटों का क्या होता है, एजेंटों की जो सेवाएं होती है उसका क्या होता है, पुरस्कार होता है। हमने ये पढ़ा था। तो सिर्फ ये वाला पॉइंट शामिल होता था, जो पुरानी वस्तु और जो सेवाएं है, जो मकान है, ठीक है ना, तो पुरानी वस्तु सॉरी सेवाएं नहीं, पुरानी वस्तुओं के जो क्रय विक्रय या पुराने मकान थे उनके जो क्रय विक्रय, मकान में यहाँ पे पूंजीगत उसकी बात कर रहा है, ठीक है, तो मकान है उनके क्रय विक्रय पर जो दलालों का जो कमीशन है, ठीक है ना, पुरानी वस्तुओं पर जो दलालों का जो कमीशन है, ठीक है ना, जो ब्रोकर्स होते हैं उनका जो कमीशन उनको शामिल कर सकते हो आप, ठीक है ना, बिल्कुल सेम। ये दो पॉइंट वहां पे से कॉपी किए मैंने वहां से उठा के, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वहां से पढ़ लो, ये दो पॉइंट सेम है। तो 5 पॉइंट समझ में आ गए, फटाफट से नोट डाउन करो, फटाफट से नोट डाउन कर लो बेटा, पेपर नजदीक है आपके। अब आगे देखिए जरा ध्यान से, ठीक है। देखो अभी पॉइंट जो मैंने 5 आपको पढ़ाया मैं भी रिपीट करूंगा, टेंशन मतलब मैं आपके दिमाग में भेज करके नहीं ढंग से डाल के रखूंगा, मगर इसके लिए एक शर्त है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, वैल्यू एडिट को पहले ध्यान से पढ़ो। मैंने वहां 17 मिनट लगाए हैं इसको समझाने के लिए, वहां पे 7 पॉइंट समझाए हैं, 17 मिनट लगाए हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपने अगर वीडियो देख रहे हो तो वहीं पे याद हो जाए, ठीक है ना। अब छठा पॉइंट देखो, ये पॉइंट भी वहीं से रिपीट हुआ है, इसमें लिखा हुआ है स्वयं के उपभोग के लिए वस्तुओं, अगर आप वस्तुओं का उत्पादन करते हो खुद के उपभोग के लिए, तो मैंने बताया था उसको राष्ट्रीय आय हो चाहे घरेलू आय हो या मूल्य वृद्धि विधि हो, हर जगह उसको शामिल करते हैं, मूल्य वृद्धि को घरेलू आय कहते हैं, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे कहा था कि स्वयं के उपभोग के लिए अगर आप वस्तुओं का उत्पादन करते हो तो उसे घरेलू आय में शामिल करते हैं, क्योंकि यह वर्तमान उत्पादन में योगदान करता है, क्योंकि यह वर्तमान उत्पादन में योगदान करता है और अर्थव्यवस्था में आय का सृजन करता है, यानी आय का निर्माण करता है। दोबारा सुनना क्या बोल रहा हूं, अगर आप क्या कर रहे हो, स्वयं के उपभोग के लिए यानी स्व उपभोग के लिए वस्तुओं का उत्पादन करते हो, देखो अगर आप खुद के उपभोग के लिए वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हो तो उसे शामिल करेंगे। अगर आप नहीं करते उत्पादन तो आपको बाजार से खरीदना पड़ता, तो भी तो खरीदना पड़ता ना, इसलिए अगर आप खुद से भी अगर उपभोग करते मतलब उत्पादन करते हो, अब गमले में लगाने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, गमले में लगाना उपभोग मतलब उत्पादन करना नहीं कहलाता, याद रखना, गमले में लगाना उत्पादन करना नहीं कहलाता है। उत्पादन करना मतलब आपका काम ही है उत्पादन करना, इसकी बात कर रहा हूं मैं, यानी खेती बाड़ी करना, उत्पादन करना आपका काम है, इसकी बात कर रहा हूं। ये नहीं कल जगह और 2-4 मिर्चें उगा के आ गए, इसकी बात नहीं करनी मैंने, ठीक है ना। यहाँ पे तो आपका काम है उत्पादन करना, इस टाइप की चीजें। अब अगर आप उत्पादन करते हो तो मैंने बोला अगर आप खुद के लिए भी करते हो ना तो भी मैं इसको राष्ट्रीय आय घरेलू आय में शामिल कर दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि वो वर्तमान उत्पादन है नहीं, जो हमारा जो करंट आउटपुट है उसका क्या है, पार्ट माना जाता है। क्लियर हो गया। और साथ ही साथ इसको क्या बोला था मैंने, ये आय का, ये अर्थव्यवस्था में आय के सृजन का क्या माना जाता है, में योगदान देता है, ठीक है ना, आय अर्थव्यवस्था में आय का सृजन करता है। क्लियर हो गया। बट अगर एक पॉइंट मैंने वहां पे एक्स्ट्रा पढ़ाया था, याद होगा, कि अगर वो वस्तुओं का करता तो वो सेवाओं का करता तो सेवाओं को नहीं लेते थे, बट सेवाओं वाला पॉइंट यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना, सेवाओं को नहीं लेते, सिर्फ वस्तुओं को लेते हैं। चलो ये पॉइंट भी सेम है, वहीं से उठ के आया है। जिन मकानों में मालिक स्वयं रह रहे हैं, मैंने कहा था देखो हर एक मकान का अपना किराया मूल्य होता है, चाहे मकान मालिक उसमें खुद रहे चाहे फिर उसे किराए पे दे, वो मैटर नहीं करता। तो ये पॉइंट भी वहीं से रिपीट हुआ है, तो हमें काफी आसान लगेगी, जिसने वो वीडियो देखी होगी बहुत आसान लग रहा होगा। मैंने यहाँ पे बताया था जिन मकानों में मालिक स्वयं रह रहे हैं यानी खुद से रह रहे हैं, उनका भी आरोपित मतलब एस्टिमेटेड यानी इंप्यूटेड किराया शामिल किया जाएगा, यानी किया जाता है, क्योंकि सभी मकानों का किराया मूल्य यानी रेंटल वैल्यू होती है, ठीक है, किराया मूल्य होता है, चाहे उनमें मकान मालिक स्वयं रहे या उन्हें किराए पर दिया गया हो। बात को समझना क्या कह रहा है, ये कह रहा है जिन मकानों में मकान मालिक स्वयं रह रहे हो यानी खुद से रह रहे हो, बात सुना रहा है, ठीक है, उनका भी आरोपित किराया शामिल किया जाता है। यानी अगर मैं अपने मकान में खुद से रह रहा हूं तो उसका भी मुझे मूल्य शामिल करना पड़ेगा। अब कैसे निकालूंगा, मैं बोलूंगा अगर मैं उसको किराए पे चढ़ाता तो उसका किराया कितना निकलता, मैं बोलूंगा अगर मान लो मैं किराए पे चढ़ाता तो 10,000 निकलता, तो 10,000 रुपये मान लो कि 10,000 रुपये मेरे को मिल रहे हैं या मैं 10,000 रुपये किसको दे रहा हूं, तो इस हिसाब से मुझे 10,000 रुपये का अमाउंट जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। एक्चुअल में जा नहीं रहा बट फिर भी जोड़ना पड़ेगा, तो आरोपित बोलते हैं उसे, जो एक्चुअल ना हो, ठीक है ना, क्योंकि सभी मकानों का रेंटल वैल्यू नहीं किराया मूल्य होता है, चाहे फिर मकान मालिक उसमें खुद रहे या उसे किराए पे दे, वो मैटर नहीं करता, बट आपको जोड़ना पड़ेगा। अगर आपने किराए पे दिया फिर तो बल्ले बल्ले, फिर तो सामने अमाउंट दिख जाएगी, और किराए पे नहीं दिया तो फिर भाई साहब निकालो। और कैसे निकालना है, अगर आप किराए पे दे दे तो फिर कितना मिलता, ठीक है ना। तो लास्ट पॉइंट है आपका, लास्ट पॉइंट से पहले एक काम करते हैं, पहले 7 पॉइंट क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, मेरे साथ याद करना। पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट था हस्तांतरित आय। अगर आपको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है,
अगर आपको जेब खर्च मिल रहा है, अगर आपको वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है, अगर आपको छात्रवृत्तियां यानी स्कॉलरशिप मिल रही है, अगर आपको दान मिल रहा है, इस टाइप की कोई भी चीज अगर आपको मिल रही है तो उसको राष्ट्रीय आय में या घरेलू आय कहीं भी इसको शामिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये सिर्फ एक पक्षीय भुगतान है, इसका कोई उत्पादन क्रियाओं से किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं होता। ये आप लिख सकते हो एडिशन में, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 2, अगर गैर कानूनी क्रियाएं यानी अवैध क्रियाओं से अगर आप कोई चोरी, डकैती, जुआ, इस टाइप की एक्टिविटी से अगर कोई आप इनकम कमाते हो तो उसको भी राष्ट्रीय घरेलू आय कहीं भी शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि इनका जो सोर्स होता है, ठीक है, स्रोतों को पहचान पाना बहुत मुश्किल होता है, इनका सही अनुमान लगा पाना क्या होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है, सही जानकारी नहीं मिल पाती इनका। और ये काला धन टाइप का होता है, ये अवैध मानी जाती है, गैर कानूनी मानी जाती है, इनको नहीं लिया जाता। फिर था अचानक प्राप्त आय, जैसे लॉटरी से प्राप्त आय, ठीक है, घुड़दौड़ से प्राप्त आय, इनको भी शामिल नहीं किया जाता क्योंकि इनका उत्पादन क्रियाओं से कोई लेना देना नहीं होता, समझ में। और ये अर्थव्यवस्था में कोई मूल्य वृद्धि नहीं करती है। 3 पॉइंट क्लियर हो गए, वेरी गुड। चौथा पॉइंट क्या था? पुरानी वस्तुएं, अगर पुरानी वस्तु या पुराना मकान है, उनके पुरानी वस्तु है या पुराना मकान है, उनको अगर आप खरीद बेचते हो, ठीक है, तो उनकी खरीद बिक्री से भी जो आय आती है उनको भी आप शामिल नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि जब वो पहली बार, फर्स्ट टाइम, जब पहली बार वो प्रोड्यूस हुई होगी, यानी पहली बार जब वो उत्पादित हुई होगी, उनका उत्पादन हुआ होगा, तब वो शामिल हो चुके होंगे। बार बार अब एक ही मकान को तुम 20 बार बेचोगे तो 20 बार थोड़ा जोड़ूंगा मैं उसे। अब पहली बार बेचा 4 लाख में, अगली बार बेचोगे 8 लाख में, फिर बेचोगे 10 लाख में, फिर बेचोगे 15 लाख में, उसी प्लॉट को 20 बार बेचोगे तो 20 बार थोड़ा जोड़ूंगा। तो पहली बार जब बिका होगा तभी जुड़ गया होगा, बार बार नहीं जोड़ना, ठीक है ना। उसके बाद बट पुरानी मकान, जो पुराने मकान है या पुरानी वस्तु है, उस पर जो दलालों का कमीशन है, जो व्यापारियों का जो कमीशन है, दलाली है, उनको आप जोड़ सकते हो बार बार, क्योंकि वो तो भाई सर्विस दे रहे हैं ना, हर बार तो बिकवा रहा है ना प्लॉट, तो वो अपनी सर्विस हर बार दे रहा है, तो उसको आप जोड़ सकते हो, क्योंकि वो एजेंटों की जो सर्विस है, सेवाएं हैं, उसका क्या पुरस्कार है, उसको जोड़ सकते हो। समझ में? 5 पॉइंट क्लियर हो गया। फिर छठा पॉइंट मैंने आपको बताया कि स्व उपभोग के लिए, यानी खुद के उपभोग के लिए अगर आप वस्तुओं का उत्पादन करते हो तो उसको आप शामिल कर सकते हो। क्यों कर सकते हो शामिल? क्योंकि वो वर्तमान उत्पादन में योगदान देता है और अर्थव्यवस्था में आय का क्या करता है, सृजन करता है। बट अगर यहीं पे सेवाओं का उत्पादन करता तो, या सेवाओं को क्या करता, प्रदान करता, तो सेवाएं नहीं आती, सिर्फ वस्तुओं का उत्पादन शामिल होता, सेवाएं कभी शामिल नहीं होती। क्यों? सेवाओं का बाजार मूल्य निकाल पाना मुश्किल होता है। ये मैंने वहां पढ़ाया था, यहाँ पे ये पॉइंट है नहीं, बस खाली हिंट याद दिला रहा था, ठीक है ना। फिर हमारा जिन मकानों में मकान मालिक स्वयं रह रहे हैं, मकान मालिक खुद रह रहा है, ठीक है ना, उनका भी आरोपित किराया निकालना पड़ेगा। इंप्यूटेड मतलब एस्टिमेटेड, जो एक्चुअल नहीं है फिर भी निकालना पड़ेगा और उसे भी शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि हर घर की रेंटल वैल्यू होती है, नहीं यानी किराया मूल्य होता है, चाहे मकान मालिक उसमें रहे या किराए पे दे, मुझे मतलब नहीं, मुझे तो भाई उसकी वैल्यू निकाल के चाहिए और वो लाके दो, ठीक है ना। लास्ट पॉइंट देखो, लाभ जो होता है ना, आपने 12वीं क्लास में जब पढ़ा होगा, ये अभी भी पढ़ा होगा, तो लाभ के 3 पॉइंट होते बेटा। लाभ के कितने पॉइंट होते? 3। लाभ में एक पॉइंट होता है आपका लाभांश। लाभांश मतलब लाभ का अंश, जिसको हम कहते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड, लाभांश, ठीक है ना, यानी लाभ का अंश। एक तो ये होता है। दूसरा, लाभ में से कुछ हिस्सा तो डिविडेंड की फॉर्म में शेयर होल्डर को चला जाता है। कुछ हिस्से में क्या होता है बेटा, निगम कर यानी टैक्स लग जाता है, यानी कॉर्पोरेशन टैक्स, यानी कॉर्पोरेट टैक्स लग जाता है। और कुछ हिस्से को क्या करता है बेटा, बचा दिया जाता है, यानी अवितरित लाभ, यानी रिजर्व की फॉर्म में, रिजर्व एंड सरप्लस की फॉर्म में बचा लिया जाता है। कुछ में टैक्स दे दिया और कुछ डिविडेंड की फॉर्म में बांट दिया। बात समझ आ गया? तो लाभ के 3 होते हैं। प्रॉफिट, जो कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है उसके 3 हिस्से होते हैं। कुछ शेयर होल्डर को डिविडेंड यानी लाभांश की फॉर्म में बांट दिया जाता है, कुछ टैक्स की फॉर्म में, कुछ पे टैक्स लगता है, और कुछ जो होता है उस पे क्या होता है, रिजर्व सरप्लस यानी फ्यूचर के लिए एज अ रिजर्व बचा दिया जाता है। अवितरित मतलब जिसको वितरित नहीं किया गया, फ्यूचर के लिए बचा दिया गया। फ्यूचर में दिक्कतें आती है ना, तो उस दिक्कत से बचने के लिए रिजर्व बनाया जाता है। ये बात समझ में आ गया? तो वही लिखा हुआ है, लाभांश, निगम कर और अवितरित लाभ, ठीक है, तीनों ही लाभ के घटक होते हैं। ये बात समझ में आ गया? एक बार यदि राष्ट्रीय आय बोलो चाहे घरेलू आय बोलो, आप ठीक कोई भी ले लो, के आकलन में, राष्ट्रीय आय के आकलन में लाभ को शामिल कर दिया। मान लो आपने लाभ को जोड़ लिया। अभी बताओ, अगर आपने लाभ को जोड़ लिया तो क्या इन तीनों को जोड़ोगे दोबारा? अब इनको क्यों जोड़ोगे भाई? अगर आपने लाभ बराबर मान लो आपको दे रखा था, सपोज करो थोड़ी देख ले 5000, जिसमें से लाभांश आपका है मान लो 1000, टैक्स है मान लो आपका 2000, और ये भी आपका है मान लो 2000, टोटल मिलकर के हो गया 5000। अगर आपने 5000 एक बार जोड़ लिया तो क्या फिर दोबारा ये भी जोड़ोगे क्या? ये नहीं जोड़ोगे ना। तो वही यहाँ पे ये वही लिखा हुआ है कि लाभांश, निगम कर और अवितरित लाभ तीनों ही लाभ के घटक है। एक बार यदि राष्ट्रीय आय या घरेलू आय के आकलन में, ठीक
ठीक है, लाभ को शामिल अगर आप कर देते हो, 5,000 को शामिल कर लेते हो, तो इन घटकों में से किसी को भी अलग से, यानी इन घटकों में से किसी को भी अलग से लास्ट टाइम में शामिल नहीं करोगे। फिर इनमें से किसी को मत लेना। एक बार अगर 5,000 ले लोगे तो भाई क्यों लूंगा, जब मैंने 5 ले लिए, एक बार मैंने 5,000 ये दिखा दिया ऊपर लाभ को, तो फिर इनको क्यों लूंगा, क्योंकि इनका टोटल ही तो 5,000 है। तो जब लाभ एक बार दिखा दिया, तो लाभ इनके पापा जी हैं, लाभ यहाँ ऊपर टोटल दे दिया। जब टोटल दे दिया तो बच्चों को क्यों देखूंगा मैं, सीधी बात है ना। तो वही बोल रहा है कि लाभ के 3 घटक होते हैं, लाभांश, निगम कर और अवितरित लाभ। अवितरित लाभ मतलब जो फ्यूचर के लिए बचा रखा पैसा, वो समझ में आ गया, सेविंग यानी बचत। अब लाभ को अगर एक बार आपने जोड़ दिया, उसने बोला ना, अगर आपने लाभ को राष्ट्रीय आय के आकलन में अगर एक बार अगर आपने लाभ को शामिल कर दिया, किसको शामिल कर दिया, लाभ को शामिल कर दिया, तो फिर उसके बाद लाभांश को नहीं देखना, निगम कर को नहीं देखना और अवितरित लाभ को नहीं देखना, क्योंकि आपने लाभ ले लिया, मेन बात खत्म। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो ये दूसरा भी आपका खत्म हो गया। मैंने आपके दिमाग में 8 पॉइंट डालने की पूरी कोशिश की है। होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आई है ना तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो कि भैया आप मेरे को ना समझ में आ गया है, या दोस्त मुझे समझ में आ गया, जो भी बोलना चाहो बोलो, ठीक है, बट लिख दिया करो ना, उससे हौसला बनता है वीडियो बनाने का। और आपका पेपर बिल्कुल नजदीक है, इसलिए मैं भी रोज ना कोशिश कर रहा हूँ सुबह शाम एक आध वीडियो लाने की, ठीक है। जैसे तैसे निकाल ही रहा हूँ, पसीने वसीने आ रहे हैं बट निकाल ही रहा हूँ, ठीक है ना। फटाफट नोट डाउन कर लो उसे।